हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। और स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया था अबाउट द रूरल डेवलपमेंट और चैलेंजेस, और हम लिंजरिंग चैलेंजेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। अभी उसका जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। मेनली जो रूरल एरिया में एक्टिविटी होती है वो मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल से रिलेटेड नहीं है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो मार्केटिंग, जब हम एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में बात करते हैं मार्केटिंग की, तो दीज आर रिलेटेड टू दीज प्रोसेस। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है हार्वेस्टिंग सीजन में, तो पहले उसको गैदर किया जाता है, गैदरिंग में इकट्ठा किया जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। देन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो स्ट्राज है और जो ग्रेन है उसको अलग किया जाता है, ग्रेन को स्ट्रॉ से अलग किया जाता है। आफ्टर डैट ग्रेडिंग में क्वालिटी मेंटेन होती है। ग्रेडिंग में ये देखा जाता है कि जो अच्छा ग्रेन है उसको अलग कर लिया जाता है, बेटर ग्रेन को, जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो और उसके मार्केट के अंदर ज़्यादा प्राइजेज मिले। नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग भी वैल्यूएबल प्रोसेस है मार्केटिंग का, क्योंकि जो प्रोड्यूस की है अगर उसकी पैकेजिंग होगी तो उसका प्राइस भी मार्केट में अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इज और इनमें क्या है कि अगर ये है कि क्रॉप का प्राइस करंट में जो मार्केट प्राइस है वो बहुत डाउन है और सेलर अपने गुड्स को सेल नहीं करना चाहता है, तो उसके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि वो उसको स्टोर कर ले और जब मार्केट के अंदर उसके गुड्स या उसकी क्रॉप का प्राइस बेटर होगा एट दैट टाइम वो उसको सेल कर सके। दैट इज रिलेटेड टू स्टोरिंग। एंड नेक्स्ट इज सेलिंग। सेलिंग आपको पता ही है, अपने क्रॉप को मार्केट में ले जाना और उसको बेटर वैल्यू में सेल करना, दैट इज़ रिलेटेड टू सेलिंग। अब बात करते हैं कि भाई क्या रियल चैलेंजेस हैं आज के टाइम में एग्रीकल्चरल या रूरल मार्केटिंग के अंदर। तो पहला है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर्स टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर सेल। तो हमने जैसे अभी समझा कि भाई ये सारे आपके एक्ट आते हैं जब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। सिर्फ ये नहीं रिलेटेड है कि भाई क्रॉप प्रोड्यूस हुई फील्ड के अंदर और उसको ले जाके मार्केट में सेल कर दिया। नेक्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेस विच हेल्प इन गेटिंग बेस्ट प्राइस फॉर दिस प्रोड्यूस। ये मैंने आपको डिस्कस किया अभी कि भाई अगर हम यार ये सारे प्रोसेस पर्टिकुलर प्रोसेस प्रॉपर करते हैं तो हमारी जो क्रॉप है उसका प्राइस जो है वो बेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज अमंग अदर प्रोसेसेस इंक्लूड, ये जो प्रोसेस हैं ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये हमने प्रोसेस बता तो दिया एक बेस्ट प्राइस के लिए, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या ऐसा होता है रूरल मार्केटिंग के अंदर? नहीं, ये प्रोसेस बताया जाता है लेकिन जो स्मॉल फार्मर है, जो फार्मर है रूरल एरिया में रहता है, वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता। इस प्रोसेस को क्या फॉलो नहीं कर पाता? गैदरिंग कर लेता है, प्रोसेसिंग कर लेता है, ग्रेडिंग भी अप टू सम कुछ एरियाज़ में ग्रेडिंग भी हो जाती है, पैकेजिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, स्टोरिंग नहीं हो पाती। डायरेक्ट आफ्टर, मैं तो कहूँगा प्रोसेसिंग के बाद सीधी सेलिंग होती है। ये जो बीच के 3 प्रोसेस हैं ये कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, लैक होते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को अपनी क्रॉप का प्राइस जो बेस्ट प्राइस है वो नहीं मिल पाता। तो उसका बेनिफिट कौन ले जाते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं या जो मिडिल मैन होते हैं वो उसका बेनिफिट ले जाते हैं। नाउ अब बात ये कि भाई क्यों नहीं ले पाता वो बेनिफिट, दैट इज़ अब ये जो सेल है, जब हमने ये 3 प्रोसेस को स्किप कर दिया, व्हेन वी स्किप दीज 3 प्रोसेस, वो सेल बन जाती है डिस्ट्रेस सेल। ये डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू a situation when farmers are compelled to sell their product immediately, एकदम से इमीडिएटली उसको सेल करना पड़े। जैसे ही उसने प्रोसेसिंग की, है ना, तो उसने डायरेक्टली उसको सेल करता है इमीडिएटली, क्योंकि ना तो ग्रेडिंग कर पाया, ना पैकेजिंग कर पाया, ना स्टोरिंग कर पाया। स्टोरिंग क्यों जरूरी है कि अगर आज के टाइम में मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है क्रॉप की, तो या प्रोडक्ट की उसको बाद में जब उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहे तब सेल कर सके।
आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद एकदम से, नो मैटर हाउ लो, मतलब वो ये नहीं देखता कि प्राइस जो है वो कितना लो जा रहा है दूध का, है ना। द मार्केट प्राइसेस, वो मार्केट प्राइस को भी चेक नहीं करता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि भाई अगर फार्मर को ये लगे कि भाई उसकी क्रॉप का प्राइस लो है तो वो स्टोरिंग की तरफ जाना चाहिए, वो स्टोरिंग यूज़ करनी चाहिए। लेकिन वैसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? द कंपल्सरी क्यों है ऐसा? टू सेल अराइजेज बिकॉज द फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश। एक तो उसे इमीडिएट कैश की ज़रूरत होती है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। उसको जो वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसको पेड करने हैं, उसको ट्रेडर्स को भी, उसने जो क्रेडिट लिया हुआ है ट्रेडर्स को उसको पेड करना है, या मनी लेंडर से पैसा लिया हुआ है उसको पेड करना है, नहीं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेगुलर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हो सकता है द लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, कि जो मार्केटिंग है, जो मार्केट्स हैं उनमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। और अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो दे आर वेरी हाई कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट पड़ती है वेरी हाई। चलिए अब इसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए है फॉर द रूरल मार्केटिंग, या कह सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं द मेजर्स विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट ने मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पहले तो ऐसी मार्केट ओपन की जो रेगुलेटेड मार्केट थी। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब ये है वहाँ पर सेल एंड परचेज की मॉनिटरिंग किया जा सके, और जो मॉनिटरिंग है वो ऐसी कमेटी के मेंबर्स इसको मॉनिटरिंग करते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो मतलब मार्केट को रेगुलेट किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं या फिर जो मॉनिटरिंग करने वाले इंस्पेक्टर्स होते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं कि देयर इज़ जो प्रोसेस है बाइंग का और सेलिंग का वो प्रॉपर होना चाहिए इन मार्केट्स के अंदर। दूसरा, जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए इसमें यार्ड्स होते हैं, उस यार्ड्स में वो अपने क्रॉप को प्रेजेंट कर सकते हैं टू द बायर्स के लिए, जहाँ पर वो अपनी क्रॉप को या अपने ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं, जिसमें स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह की सोसाइटीज़ बिल्डअप की जाए जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं वो इकट्ठा होके सोसाइटीज़ बनाए, जिसमें वो अपने जो प्रोड्यूस है, जो क्रॉप है, उसको सेल कर। इसके मेंबर्स होते हैं ये एक अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं, और अच्छी बार्गेनिंग करने से जो मार्केट है उसमें इनके प्राइस, इनकी जो गुड्स का प्राइस है वो बेटर इनको मिल सकता है। तो ये बेनिफिट है मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाने का कि स्मॉल फार्मर्स को भी अपने क्रॉप का बेटर प्राइस या बेस्ट प्राइस मिल सकता है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की एग्जांपल की बात करें तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपका आता है मिल्क कोऑपरेटिव्स का, जो कि रन करती हैं गुजरात के अंदर। लाइक अमूल भी एक मिल्क कोऑपरेटिव है, जो कि डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उसके, उन्होंने उसको बिल्ड किया है, और आज अमूल एक अच्छा प्रोडक्ट नेम है जो कि स्टेट नहीं नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छी सेलिंग है उसकी, और उसका जो बेनिफिट है वो सारे मेंबर्स को ही मिल रहा है उसको। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट जो है स्मॉल फार्मर्स को या ऐसे फार्मर्स को जो बियर नहीं कर सकते हैं वेयर हाउसिंग को या स्टोरेज को, ये सब्सिडाइज रेट पर वेयर हाउसिंग या स्टोरिंग, इसको आप स्टोरिंग भी कह सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं मतलब उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, और जब उनकी क्रॉप का जो प्राइस है बेस्ट उनको मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, एट दैट टाइम वो अपनी क्रॉप की सेल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोविज़न है वेयर हाउसिंग का। नेक्स्ट है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। ये थ्रू इंडियन रेलवे जो फार्मर्स को फेयर चार्जेस होते हैं उनमें सब्सिडाइज रेट होते हैं, मतलब उन जो चार्जेस कमर्शियल चार्जेस हैं उसके कंपैरिजन में अगर कोई फार्मर अपनी क्रॉप को एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाता है तो उससे जो रेलवे चार्ज करती है वो सब्सिडाइज रेट पर करती है। नेक्स्ट इज़ डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि इंफॉर्मेशन का प्रसार, तो ये थ्रू रेडियोज़ या थ्रू डिफरेंट चैनल्स
थ्रू अगर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में भी एक अच्छा खासा कॉलम होता है जिसमें जो मार्केट के रेट्स डेली पब्लिश होते हैं कि आज क्रॉप के रेट्स इतने हैं, आज उस क्रॉप के रेट्स इतने हैं। तो फार्मर को जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फार्मर अपनी क्रॉप को उस मार्केट में सेल करता है जहाँ पर उसको बेस्ट प्राइस मिले। तो ये बेनिफिट हो गया इन्फॉर्मेशन का। एंड नेक्स्ट वन इज़ एमएसपी पॉलिसी। ये भी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है और एमएसपी पॉलिसी रिलेटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के अंदर ये है जो मिनिमम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को उस प्राइस में परचेज़ करने के लिए बाउंड होती है। और अगर एक्सेस में वो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है तो गवर्नमेंट उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है अपने पास। जैसे इंडिया में व्हीट एंड राइस दोनों का बफर स्टॉक मेंटेन रहता है ऑलवेज, और इस बफर स्टॉक को यूज़ किया जाता है फॉर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जितना भी व्हीट और राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है या मिड डे मील में जितना भी व्हीट और राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो थ्रू बफर स्टॉक्स होता है। और बफर स्टॉक्स गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करती है? थ्रू एमएसपी। तो ये बेनिफिट है रूरल मार्केटिंग में। हम कह सकते हैं इसको कि फार्मर को ये पता होता है कि भाई उसकी क्रॉप का प्राइस ये कम से कम रहने वाला है और इस प्राइस पर गवर्नमेंट उसको परचेज करेगी ही करेगी। सो दीज आर द इनिशिएटिव बाय टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट जो हमने डिस्कस किए हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो स्टूडेंट्स जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस या रीजन्स में अप्लाई हो रहे हैं ऑल ओवर द। अगर हम कहीं इंडिया में सब जगह ये सारे पॉइंट्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पर एक पॉइंट अप्लाई होता है तो बाकी के 2 या 3 या 4 पॉइंट्स वहाँ पर नहीं हैं। तो इन पॉइंट्स की ये वैल्यूबल पॉइंट्स हैं जो हर जगह हर ऐसे एरिया में जो कि एग्रीकल्चर या रूरल मार्केटिंग से बिलोंग करता है वहाँ पर होने चाहिए। तो जब हम इन्हीं पॉइंट्स को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करते हैं तो ये ही कहलाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। So thank you students, that's all for today.